एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं के मैंने पिछले वीडियोस में आपके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए थे, जो कि आपने तैयार कर लिए होंगे। जो कि मैंने 400 प्लस ऑब्जेक्टिव ऐसे तैयार करवाए हैं ना, यदि आप उन्हें पढ़ लेंगे ना, पूरी हिंदी आपकी कवर हो जानी है उसमें, है ना। तो पिछला वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जो पिन लिंक है ना, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, है ना। तो वीडियो जरूर से देख लेना भाई। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम काव्यखंड पूरा कवर करेंगे। काव्यखंड में क्या आता है आपका, काव्यखंड में जो आपके पाठगत प्रश्नोत्तर आने हैं जितने भी है ना, आपके 2-2 नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं, 3-3 नंबर में आपके जो कवि परिचय आने हैं, कौन से कवि परिचय भाई करके जाएं कि 100% देखने को मिले, तो वही आएगा जो मैं बता दूंगा, है ना। बने रहना इस वीडियो में। और 4 नंबर की आपकी जो व्याख्या आनी है ना, कौन सी संदर्भ की व्याख्या करें, कौन से चैप्टर की करें, भाई बहुत दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें आ जाए, है ना। तो बिल्कुल मैं जो आपको बताऊंगा आपके पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेबल है भाई, तो कर लेना, है ना। तो सारा कुछ क्या क्या देखेंगे हम, मेनली मैं आपको काव्यखंड में पद्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर में है, और पाठगत जो प्रश्नोत्तर है वो आपके 2 नंबर में, 3 नंबर में आपके कवि परिचय, और 4 नंबर में आपकी व्याख्या। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, रीतिकाल में श्रृंगार रस एवं सौंदर्य वर्णन पर अधिक बल दिया गया है, इस कारण से श्रृंगार काल कहा गया है। मतलब इसमें श्रृंगार को ज़्यादा जो है प्रधानता दी गई है, इस तरीके से कह सकते हैं, और सौंदर्य को प्रधानता दी गई है ना। तो इसी कारण से श्रृंगार काल कहा गया है। बिल्कुल से इसे लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में लगभग बोर्ड में अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया अपना रहेगा, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है या फिर कालों में विभाजित किया गया है, लिखिए। तो उत्तर देख सकते हैं आप यहाँ पे, हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अभी कौन सा काल चल रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। अभी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, जल्दी से बताइएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति काल की आधुनिक प्रवृत्तियां लिखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको पॉइंट वाइज ही लिखने हैं ना, छोटे छोटे तोड़ करके मैंने लिखा है ना। भक्ति काल में भक्ति प्रेम और भक्ति भावना की जो है प्रधानता रही है, और संत कवियों के प्रवचन मिलते हैं। इस काल में राम और कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया गया है। मतलब यहाँ पे भगवान राम और कृष्ण की भक्ति पर जो है बल दिया गया है, और जो संत कवि थे उनके प्रवचन का यहाँ पे बखान देखने को मिलता है ना। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, है ना। भक्ति भाव की प्रधानता रही। नेक्स्ट है हमारा, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए, और छायावाद के प्रमुख कवियों का भी नाम याद कर लेना भैया, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, छायावादी काव्य में स्वच्छंदता, रहस्य, प्रकृति प्रेम और आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है। यह काल प्रेम, सौंदर्य और अभिव्यक्ति, है ना, व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी विशेषताएं आपके सामने दी गई हैं। छायावादी काव्य में क्या है, स्वच्छंदता देखने को मिली है ना। रहस्यवादी कविताओं का इसमें रचनात्मक चित्रण हुआ है। प्रकृति प्रेमी कवि इसमें हुए हैं, जैसे पंत देख सकते हैं आप, है ना, सुमित्रानंदन पंत, है ना, और सारे कवि हुए हैं, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, इनको याद रखिएगा, छायावादी कवि हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इनसे, है ना। नेक्स्ट आपका भाई क्वेश्चन आ जाता है, रीतिकालीन 3 महाकवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना बताइए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। मैंने 3 दिए हैं ताकि आप 3 याद करें, तो आप 2 लिख कर ही आए, सही है ना। बिहारी जी हो गए, जो कि रीतिकाल के कवि हैं, बिहारी सतसई, है ना। केशवदास, जो जिनकी रचना है रामचंद्रिका। नेक्स्ट है पद्माकर, जिनकी रचना है पद्माकर ग्रंथावली। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। देखिए इनको याद रखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा तक के लिए 2 नंबर आपके ये कंप्लीट करवाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। देखिए फिलहाल हम यहाँ पे आपके जो पद्य साहित्य के क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। फिर हम पाठगत नीचे देखेंगे और क्वेश्चन, है ना। देखिए प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। देख सकते हैं यहाँ पे, प्रयोगवादी काव्य में नए नए शिल्पों, प्रतीकों और भाषा के माध्यमों से कविता में नवीनता और मौलिकता लाने का प्रयास किया गया है ना। इसमें जीवन के कटु और यथार्थ पक्षों को दर्शाने का प्रयास भी किया गया है ना। इस तरीके से आपकी इसकी 2 विशेषताएं लिख सकते हैं, जैसे दी गई हैं, ये कितनी हो जाती है और ये इतनी विशेषता ऊपर की एक हो जाती है ना। मतलब इसमें बताने का क्या प्रयास किया गया उस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगवादी युग के 3 महाकवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित लिखिए,
कीजिए। देखो भाई, ऐसा जो क्वेश्चन है ना कि 3 कवियों के नाम उनकी रचना से लिखिए, है ना, 2 कहानीकारों के नाम उनकी रचना से लिखिए, 2 उपन्यासकारों के नाम उनकी रचना से लिखिए, भाई ये क्वेश्चन एक ना एक आता है ना, हमेशा आता है। तो बिल्कुल इसे कंप्लीट करके रखो। देख सकते हैं अज्ञेय है, अज्ञेय की कहानी है एक शेखर एक जीवनी, है ना, मतलब इनकी एक रचना है एक, है ना, मुक्तिबोध, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी एक रचना है अंधेरे में, है ना, शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूं मैं नहीं, है ना, ये प्रयोगवादी युग के कवि हैं और इनकी ये 3 रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, है ना, बिल्कुल से इनके नाम याद रखिएगा। इसके बाद है प्रगतिवादी, है ना, प्रयोगवादी, अब है भाई प्रगतिवादी, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे प्रगतिवादी युग के कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। देख सकते हैं आपके सामने 3 कवियों के नाम नागार्जुन हो जाते हैं, केदारनाथ हो जाते हैं, त्रिलोचन हो जाते हैं, इनकी रचना सहित आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो बिल्कुल इन तीनों को याद रखिए, नाम इनके याद रखिए, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लेना, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। और भाई जिसको ये PDF चाहिए ना, मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये PDF मिलेगा कैसे, है ना। PDF को आप परचेस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट कीजिए, जितना आप सुनेंगे ना उतना आपको याद होगा, है ना, इसलिए सुनते चलिए, है ना। क्वेश्चंस को देखिए, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो प्रगतिवादी काव्य में समाज के प्रति जागरूकता, शोषण के विरुद्ध संघर्ष और जीवन के यथार्थ पहलुओं का चित्रण किया गया है ना। तो यही आपकी 3 विशेषताएं सीधी इसमें हो गई, है ना। समाज के प्रति जागरूकता देखने को मिली है ना इस काव्य में, और शोषण के विरुद्ध संघर्ष और जीवन के यथार्थ पहलुओं का चित्रण किया गया है। इस तरीके से याद रखिएगा, है ना। और जानकारी टीच यूट्यूब चैनल को जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए आपके साथ लगा हुआ है ना। अगली आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। देख सकते हैं आंसर आपका रहेगा, नई कविता छंद और लय का बंधन नहीं है, इसमें स्वतंत्रता, आधुनिकता और यथार्थ को प्रमुखता दी जाती है। यह व्यक्ति की अंतरात्मा और उसके जीवन के यथार्थ को प्रकट करता है। यानी कि नई कविता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, जिस तरीके से कविताएं लिखी गई हैं, है ना, उसी तरीके से उसकी विशेषता बताएंगी कि उनमें स्वतंत्रता देखने को मिली है ना। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, मतलब उसमें ना ही छंदों का ना ही लय का कोई इस तरीके से बंधन नहीं है, वो स्वतंत्रता रूप से लिखी गई हैं और आधुनिकता पर आधारित है एक तरीके से, है ना। तो इस तरीके से इसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नई कविता के 3 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के सहित लिखिए। देखिए, मुक्तिबोध दिए गए हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, ये 3 कवि दिए गए हैं, इनकी रचना के साथ आपका 2 नंबर इस तरीके से कंप्लीट करेगा आपकी बोर्ड में, साथ ही साथ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए यहां से कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं। भाषा में यदि कसावट ना हो तो क्या परिणाम होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, है ना। तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं, भाषा में यदि कसावट ना हो तो विचारों में स्पष्टता नहीं रह पाती है और संप्रेषण में कठिनाई आती है ना। और भाषा ढीली होने पर भाव सही ढंग से व्यक्त नहीं हो पाती हैं, जिससे संवाद में अस्पष्टता आती है ना। जब भाषा अगर हम ढीली ढाली बोलें तो भाव सही ढंग से व्यक्त नहीं हो पाते हैं, है ना, और संवाद में अस्पष्टता आती है, समझने में जो है कमी आती है, समझ नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सवैया छंद क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, बिल्कुल से याद रखना भैया। सवैया छंद आपके में है, कवित्व है, तो इन दोनों को पढ़कर ही जाना है, इनसे क्वेश्चन आना है आपका 1-2 नंबर का, है ना। देखिए सवैया को पढ़ लेते हैं। सवैया एक प्रकार का छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में एक निश्चित मात्रा होती है। सवैया छंद मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, मतंगयंत्र सवैया, हरिगीत का, कवित्व और चौपाई, है ना। तो ये सवैया के यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भैया यहाँ पे देखिए, पाठगत प्रश्न है ये, शीतलबाड़ी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। देख सकते हैं उत्तर इसका रहेगा, इसका अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति की वाणी या बातों में भले ही शांति और सौम्यता दिखाई दे, लेकिन उसके भीतर तीव्रता, क्रोध या आवेश छिपा हो सकता है ना। मतलब शीतल वाणी में आग, मतलब जैसा व्यक्ति दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बात की जा रही है कि मतलब शीतल वाणी मतलब जैसी वाणी है वैसी ही में आग, मतलब उसमें जैसा व्यक्ति शांत है अगर, तो वो जरूरी नहीं कि वैसा हो, मतलब अंदर से कुछ और होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें देखेंगे छिपा हो सकता है ना, अंदर आवेश या क्रोध छिपा हो सकता है ना। यह वाक्य किसी के भीतर के आंतरिक भावों या उद्देश्यों की गहराई को व्यक्त करता है ना। उसी प्रकार से जो बाहर से शांत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से उग्र हो सकते हैं ना। कहते हैं ना कि शेर, जो शांत शेर है ना वो और ज़्यादा खतरनाक होता है ना, उसी प्रकार से बात है। नेक्स्ट है भाई आपका, स्नेह सुरा से क्या आशा है। तो स्नेह सुरा से आशा है एक ऐसे स्नेह जो शराब की तरह पीने से मदहोश होने वाला हो, यानी एक प्रकार का भावुक और गहरी भावना से
भावपूर्ण स्नेह, यह प्रेम और लगाव की गहरी अनुभूति को व्यक्त करता है ना। स्नेह सुरा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्नेह यानी कि प्रेम एक तरीके से, है ना, प्यार। तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट जो बन जाता है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। भैया इतना ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुआ है ना ये, तो इसको बिल्कुल से कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। इतनी बार ये रिपीट हुआ है ना कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसे बिल्कुल से याद कर लेना। कई बार ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बना है कि बच्चे किस बात की आशा में खालिस्तान से झांक रहे होंगे। बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल इसे याद कर लेना, नीड़ों से झांक रहे होंगे, है ना। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, जो कि लॉन्ग टाइप में है। यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे अपने माता पिता के जल्दी लौटने की आशा में, जो कि उनके माता पिता बाहर जाते हैं, उन्हें सुबह जल्दी से छोड़कर घोंसले से निकल जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो जल्दी से खाना लेकर आएंगे, फिर हमारे पास आएंगे तो हमारे पास ढेर सारा जो है प्यार भी लुटाएंगे। तो इस तरीके से इन आशाओं को लेकर के बच्चे जो है नीड़ों से झांक रहे होंगे। इस तरीके से आप इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा है सेकंड पार्ट से आपका, पतंगों के साथ साथ बे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है ना। मतलब कैसा संबंध बताया गया है इस कविता में। आंसर रहेगा आपका, बच्चों का उड़ान से संबंध स्वतंत्रता, नयापन और साहस से है। जैसे पतंगें आकाश में उड़ती हैं, वैसे ही बच्चे भी अपनी कल्पना और सपनों के माध्यम से खुले आकाश में उड़ने की इच्छा रखते हैं, है ना। तो मतलब पतंग का एक उड़ने से बताया गया है, बच्चों के सपने और उनके जो आनंदमयी कल्पनाएं होती हैं, है ना, उनको क्या है, उड़ने से रिलेट किया गया है ना। तो यह उड़ान उनकी एक आकांक्षाओं और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है। कवि कहते हैं ना कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, है ना। तो इसका क्या आशा है, तो कवि का आशा है कि जीवन में हम अनेक कठिनाइयों और जिम्मेदारियों का बोझ, जीवन में हम पर जो है अनेक कठिनाइयों और जिम्मेदारियों का बोझ हमारे ऊपर होता है, जो हमारे भीतर एक तरह की थकान और तनाव उत्पन्न करता है। कवि इस भार को महसूस करते हैं और इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं, है ना। तो कवि कहते हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। मतलब इतनी जगजीवन का भार, मतलब इस जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं ना, जिम्मेदारियाँ हैं, ये परेशानियाँ हैं ना, इनको मैं लिए फिर रहा हूँ, है ना, मैं इन्हें महसूस कर रहा हूँ, है ना। एक चुनौती के रूप में वो इन्हें देख रहे हैं। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर कंप्लीट करवाएगा भैया। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है कि भाषा को एक तरह से उपयोग करना चाहिए ना, भाषा को इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि वह सहज और स्वाभाविक हो, है ना। सहूलियत मतलब आसान, है ना, सहज और स्वाभाविक हो। जब भाषा सरल और सटीक होती है तब संवाद करना अधिक प्रभावी और आसान हो जाता है। मतलब संवाद में आसानी आती है भाई, है ना, सामने वाले को भी समझ में आए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। भाई हरिवंश राय बच्चन जी कवि जो है संसार को अपूर्ण क्यों मानते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। देख सकते हैं, कवि संसार को अपूर्ण मानता है क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई ना कोई अधूरापन होता है, चाहे वह सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो या आध्यात्मिक हो, है ना। कवि संसार को निरंतर बदलने और सुधारने की प्रक्रिया के रूप में देखता है। मतलब सुधरने की, मतलब कुछ भी पूर्ण है ही नहीं, अभी क्या है, सब कुछ मतलब सटीक तो है नहीं, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूरत है, अधूरापन कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो वही कवि इसमें देख रहा है। संसार को कवि क्या देख रहा है, निरंतर बदलने और सुधारने की प्रक्रिया के रूप में वह देखता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 2 नंबर में बनेगा। इसका आंसर आप देख सकते हैं कि उड़ना और खिलना कविता में स्वतंत्रता और विकास की आत्माभिव्यक्ति के प्रतीक हैं। जैसे फूल खिलते हैं और पतंगें उड़ती हैं, वैसे ही कविता भी एक माध्यम है जिसको द्वारा विचार और भावनाएं उन्मुक्त रूप से व्यक्त होती हैं या फिर कल्पनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा बन जाता है, कभी जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। भैया पिछली वर्ष ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसे भी कर लेंगे, है ना। थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक समय नहीं खोना चाहता है ना। उसका उद्देश्य अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना होता है ना। इसलिए थका हुआ पंथी जो है जल्दी जल्दी चलता है ना, ताकि जल्दी काम हो जाए भैया, है ना।
चाहे थकावट कितनी भी हो, है ना, मतलब जिसे लक्ष्य तक जाना है भाई, कितना भी थका हो वो जल्दी जल्दी चलेगा, इस तरीके से यहाँ पे ये कवि ने कहा है। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब भाई देख लेते हैं आपकी मेन चीज जो कि रहेगी आपकी भाई, आपको अपने काव्यखंड से कवि परिचय कौन से करके जाने हैं। देखिए जो कि आपके 3 नंबर बिल्कुल आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक में, है ना, कंप्लीट करने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय कर लेंगे, रघुवीर सहाय का और कुंवर नारायण के, इनकी 2 रचनाएं, साहित्य में स्थान और भाव पक्ष कला पक्ष, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इनका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी ही आपको फुल वीडियो दे दूंगा जिसमें आपके सारे इंपोर्टेंट कवि परिचय कवर करवा दूंगा, है ना। देखिए अब आपकी इंपोर्टेंट व्याख्याएं आ जाती हैं, तो ये 3 व्याख्याएं मैंने आपको बता दी हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, है ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी के पाठ से ये है। मैं निर्जरोदन में राग लिए फिरता हूँ और बात सीधी थी पर, इन तीनों को जरूर से कर लेना, और भी इंपोर्टेंट कुछ रहें तो उन्हें भी कंप्लीट कर लेना। देखिए तो यहाँ तक भाई हमने काव्यखंड आपका पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये आपको कवि परिचय करने हैं, ये आपको इंपोर्टेंट व्याख्या करनी है। काव्यखंड हमारा पूरा कंप्लीट है हर तरीके से, है ना। केवल और केवल ऑब्जेक्टिव आपने नहीं देखे हैं इस वीडियो को देखने वाले छात्रों ने, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा उनकी बात कर रहा हूं, है ना। तो पिछले वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए भैया, डिस्क्रिप्शन में आप पूरे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर कर पाएंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।